फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड जीके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ में टोटल 190 कंट्रीज़ हैं। चलिए देखते हैं आईएमएफ का उद्देश्य क्या है। आईएमएफ ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को बढ़ावा देता है यानी कि वैश्विक आर्थिक सहयोग बढ़ाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट करता है, हाई एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है और दुनिया में गरीबी कम करने के लिए कार्यरत है। चलिए जानते हैं आईएमएफ के बारे में कुछ फैक्ट्स। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यूएस में। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ जी है। आईएमएफ मेन ऑर्गन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस है। अब बात करते हैं आईएमएफ की हिस्ट्री की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की इकोनॉमिक ऑर्डर बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। तो इसी इकोनॉमिक ऑर्डर को सुधारने के लिए ब्रिटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में एक कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, जिस कॉन्फ्रेंस में 44 नेशंस की बैठक हुई और उसमें एक गोल सेट किया गया वर्ल्ड की इकोनॉमिक ऑर्डर सुधारने के लिए, और उसी में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर बात करें 1944 की उस कॉन्फ्रेंस की, तो उसे ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर सुधारने के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे कि IBRD कहा जाता है, जो कि अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है, और साथ ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई। IBRD और IMF को ब्रिटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, और इन दोनों को साथ में ब्रिटन वुड्स सिस्टम कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल एंड फाइनेंशियल रिलेशंस के लिए वर्क करती है। अब बात करते हैं आईएमएफ के फंक्शंस की। आईएमएफ का मेन फंक्शन है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना उसकी मेंबर कंट्रीज़ को। तो आईएमएफ मेंबर कंट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके लिए वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। यह बात इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फंक्शन है आईएमएफ सर्वेलेंस यानी कि आईएमएफ निगरानी तंत्र। तो आईएमएफ मॉनिटर करता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज। साथ ही में वो पॉसिबल रिस्क फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दर्शाता है और उस पर अपनी एडवाइजरी पॉलिसीज़ भी जारी करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट यानी कि क्षमता विकास। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू द सेंट्रल बैंक, फाइनेंस मिनिस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ एंड अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो इसके अंतर्गत आईएमएफ टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक्स को, फाइनेंस मिनिस्टर्स को, टैक्स अथॉरिटीज़ को और अन्य इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को भी। पब्लिक रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए भी कंट्रीज़ को हेल्प करता है। बैंकिंग सिस्टम मॉडर्नाइज करने के लिए हेल्प करता है और डेवलप करता है स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड इन्हांस रिपोर्टिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल डाटा। इसी के साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करने के लिए आईएमएफ इम्पोर्टेंट है।
ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के अनुसार आईएमएफ ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को इनकरेज करने के लिए कन्वर्टिबल करेंसीज एट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस किया। इसके अनुसार गोल्ड को 35 यूएस डॉलर्स पर ऑन्स से रिप्लेस किया। इस ब्रिटेन वुड सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कोलैप्स कर गई 1971 में। उसके बाद आईएमएफ ने सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को इंट्रोड्यूस किया। कंट्रीज अपने अनुसार डिटरमाइन कर सकती थी रिलेटिव करेंसी एक्सचेंज, और ये सिस्टम आज भी चल रही है। अब बात करते हैं 1971 के ऑयल क्राइसिस की। IMF estimated that foreign debt of 100 oil importing developing countries increased by 150%। तो कंट्रीज का डेप्ट 150% से बढ़ गया, और इसी की वजह से वर्ल्ड वाइड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई 1971 से 1977 तक। तो इसके लिए आईएमएफ ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया 1974 से 76 तक, जिसे कि कहा जाता है ऑयल फैसिलिटी। वेरियस ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस, lenders and other nations were suffering from acute problems with their balance of trade, और इसी के लिए ऑयल प्राइस में रिस्क बढ़ गई। तो इसके लिए भी आईएमएफ ने कार्य किया। IMF was one of the key organizations of the international economic system, and it is allowed the system to balance the rebuilding of international capitalism with maximization of national economic sovereignty and human welfare, also known as embedded liberalism। आईएमएफ पूंजीवाद के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता और मानव कल्याण के उच्चतम मूल्यांकन के साथ संतुलित करने में सुविधा प्रदान करता है। साथ ही में आईएमएफ ने सोवियत ब्लॉक ट्रांजिशन को, सेंट्रल प्लानिंग मार्केट ड्रिवन इकोनॉमीज को सुधारने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। 1997 में ईस्ट एशिया में थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरिया जैसे देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उसी समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने भी बेल आउट यानी कि रेस्क्यू पैकेजेस द्वारा देशों की इकोनॉमी को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में आईएमएफ के योगदान की। आईएमएफ ने वैश्वीकरण और दुनिया को आर्थिक तौर पर जोड़े रखने के लिए, आर्थिक तौर पर दुनिया को मजबूत रखने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए, और इन स्टेप्स में सर्वेलेंस फ्रेमवर्क को सुधारना, डीपनिंग एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड फाइनेंशियल सिस्टम, stepping up assessments of members, external position and responding more promptly to concerns of the members आदि चीज़ों का समावेश था। अब बात करते हैं आईएमएफ के गवर्नेंस सिस्टम की। तो इसमें आता है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। तो हमने देखा कि आईएमएफ में 190 कंट्रीज पार्ट है। तो इसमें से हर एक कंट्री के 2 गवर्नर होते हैं आईएमएफ में, जिसे कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कहा जाता है। एक गवर्नर होता है और 1 अल्टरनेट गवर्नर यानी कि 2 गवर्नर हर एक कंट्री के होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर होते हैं इलेक्टिंग और अपॉइंटिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड, अप्रूविंग कोटा, स्पेशल ड्राइंग, rights allocation, admittance of new members, compulsory withdrawal of member, amendment to articles of agreement and laws। इन आदि सारी चीज़ों के लिए इन गवर्नर्स का वोट इम्पॉर्टेंट है।
बोर्ड ऑफ गवर्नेंस 2 मिनिस्ट्रियल कमिटीज़ के द्वारा एडवाइज की जाती है, जिसमें पहली कमेटी है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी यानी कि IMFC और दूसरी है डेवलपमेंट कमेटी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों के साल में एक बार ज़रूर गठित होते हैं। अब बात करते हैं मिनिस्ट्रियल कमेटीज़ के बारे में जो अभी हमने देखी। पहली इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMFC, इसमें 24 मेंबर्स हैं जो कि 190, यहाँ पे 190 होना चाहिए, 190 कंट्रीज़ में से चुने जाते हैं। इट डिस्कसेस द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो IMFC इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए धोरण डिस्कस करता है। इट ऑल्सो डिस्कसेस प्रपोजल्स टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड to amend the articles of agreement and any other matter of common concern affecting global economy। तो कोई एग्रीमेंट में अमेंडमेंट हो या ग्लोबल कंसर्न का कोई इकोनॉमिक टॉपिक हो, उसके लिए भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड को प्रपोजल्स इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी भेज सकती है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड की। इसमें भी 24 एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स इलेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नेंस शामिल है। इट कंडक्ट्स अ डेली बिजनेस ऑफ IMF एंड एक्सरसाइजेस द पावर जनरेटेड टू इट बाय बोर्ड ऑफ गवर्नेंस एंड पावर कन्फर्ड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। अब बात करते हैं डेवलपमेंट कमेटी की। डेवलपमेंट कमेटी इज़ अ जॉइंट कमेटी जिसमें कि 25 मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस से लिए जाते हैं, ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक दोनों से, सिर्फ IMF से नहीं। तो ये डेवलपमेंट कमेटी क्या करती है, IMF और वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हो या इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ रिलेटेड कोई इशू हो, तो इनको एडवाइजरी टास्क दिया गया है कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को इन इश्यूज़ के बारे में एडवाइस कर सकते हैं। इट सर्व्स एज अ फोरम फॉर बिल्डिंग इंटरगवर्नमेंटल कंसेंस ऑन क्रिटिकल डेवलपमेंट इश्यूज़। तो साथ ही में ये इंटरगवर्नमेंटल कंसेंस पे भी फोरम की तरह एक्ट करता है। It discusses all aspects of fund work. IMF staff annual health check of member countries' economic to policy issues relevant to global economy. बोर्ड जो है नॉर्मली डिसीजन मेकिंग कंसेंसस के बेसिस पर करता है, समटाइम्स वोट्स कंसिडर किए जाते हैं। IMF का जो वोटिंग क्राइटेरिया है वो ईच मेंबर के लिए सम ऑफ बेसिक वोट्स यानी कि उसके कोटा के अनुसार उसकी वोटिंग पावर डिसाइड की जाती है। अब बात करते हैं IMF के मैनेजमेंट की। तो IMF मैनेजिंग डायरेक्टर इज़ बोथ चेयरमैन ऑफ IMF's एग्जीक्यूटिव बोर्ड का और हेड ऑफ IMF स्टाफ, वो भी वोटिंग पावर से ही डिसाइड होता है। IMF मेंबर करते हैं। अगर कोई देश IMF का मेंबर बनना चाहता है तो उसे ये कंपलसरी नहीं है कि वो UN का मेंबर हो, लेकिन अगर वो IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एग्रीमेंट या उसकी निर्देशांक पूर्ण कर सकता है तो वो IMF का मेंबर बन सकता है। लेकिन IMF का मेंबर बनने के लिए IBRD का मेंबर होना ज़रूरी है। पे अ कोटा सब्सक्रिप्शन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको IMF का मेंबर बनना है तो IMF को ज्वाइन करने के बाद कंट्री को कुछ मनी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है IMF को, उसे कहा जाता है कोटा सब्सक्रिप्शन, जो कि कंट्री की वेल्थ और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर आधारित होता है, जो कि कोटा फार्मूला से
डिराइव किया जाता है। इट इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ जीडीपी, वेट ऑफ 50%, openness 30%, economic variability 15%, international reserves 5%. GDP of member countries measured through blend of GDP, जो कि बेस्ड है मार्केट एक्सचेंज रेट 60% और PPP एक्सचेंज रेट 40% पर। स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि SDR, जो कि IMF की करेंसी है, उसके बारे में बात करेंगे। द करेंसी वैल्यू ऑफ SDR इज डिटरमाइंड बाय समिंग द वैल्यूज ऑफ US डॉलर्स बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट ऑफ SDR बास्केट करेंसीज। तो SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बास्केट करेंसी जो कि है US डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग और चाइनीज रेनमिनबी आदि को मिलाकर SDR करेंसी की वैल्यू तय की जाती है। द SDR करेंसी वैल्यू इज कैलकुलेटेड डेली। यह वैल्यू हर दिन कैलकुलेट की जाती है सिवाय हॉलीडेज या जिस दिन IMF का बिजनेस क्लोज हो उस दिन को छोड़कर। एंड वैल्यूएशन बास्केट हर 5 साल बाद रिव्यू और एडजस्ट किया जाता है। Quotas are denominated in SDR. SDR represents a claim to currency held by IMF member countries for which they may be exchanged. तो मेंबर कंट्रीज की जो वोटिंग पावर है वो उनके कोटा पे ही निर्भर करती है, लेकिन IMF अलाउ करता है उन कंट्री अपनी मेंबर कंट्रीज़ को वो अपनी करेंसी को विनिमय मूल्य निर्धारित प्रक्रिया चूज़ कर सके। इसके लिए मेंबर कंट्रीज़ अपनी करेंसी की कीमत गोल्ड की कीमत पे तय करते हैं। अब बात करते हैं IMF और इंडिया की। इंटरनेशनल ट्रेड और मनी के क्षेत्र में IMF के जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस है उसके द्वारा भारत को बहुत लाभ हुआ है। पोस्ट पार्टीशन पीरियड यानी कि आज़ादी के बाद भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिक्ट से गुजरना पड़ा। इस संकट में भी IMF ने भारत को बहुत सहायक किया। द फंड ग्रांटेड इंडिया लोन टू मीट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अराइजिंग आउट ऑफ इंडो-पाक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1965 एंड 1971। 1965 और 71 के इंडो पाक युद्ध के बाद फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से उभरने के लिए IMF ने इंडिया को लोन्स भी प्रोवाइड किए। फ्रॉम द इंटरसेप्शन ऑफ IMF अप टू March 31, 1971, इंडिया परचेस्ड फॉरेन करेंसीज ऑफ वैल्यू rupees 817.5 crore from IMF. The same have been repaid fully. तो 875 करोड़ रुपयों का लोन IMF द्वारा भारत को दिया गया था 31 मार्च 1971 को, और वो भारत ने फुल्ली रिपेड भी कर दी। 1970 से IMF द्वारा भारत और अन्य कंट्रीज़ को बहुत सारा सहयोग मिला SDR द्वारा, जिसके द्वारा इंडिया ने फंड्स भी बोरो किए राइजिंग इंपोर्ट प्राइसेस, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर्स के नीड को पूरा करने के लिए। 1981 में इंडिया को 5000 करोड़ रुपयों का लोन IMF द्वारा दिया गया ताकि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को ओवरकम कर सके। इंडिया को अपने लैंड रिक्लेमेशन स्कीम्स हो या रिवर प्रोजेक्ट्स हो, इसके लिए बहुत फॉरेन कैपिटल फंड की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि IMF प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से भी कैपिटल लोन इंडिया बोरो कर सकता है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन ऑफ इंडिया हैविंग गॉन utterly out of gear on account of oil price escalation since October 1973. The IMF has started making available oil facility by setting up
a special fund for the purpose. अक्टूबर 1973 से ऑयल की प्राइस में वृद्धि के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति असंतुलित हो गई। इस समस्या से निपटने के लिए आईएमएफ द्वारा गठित स्पेशल फंड के माध्यम से तेल की सुविधा भारत को प्राप्त की गई। 1990 में जब इंडिया में केवल 2 वीक्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाकी था, तब भारत बहुत ही टेरेबल सिचुएशन में था। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने 67 टन सोने के प्रयोग में आईएमएफ से 2.2 बिलियन यूएस डॉलर का लोन लिया। India promised IMF to launch several structural reforms like devaluation of Indian currency, reduction in budgetary and fiscal deficit, cut in government expenditure and subsidy, import liberalization, industrial policy reforms, trade policy reforms, banking reforms, financial sector reforms, privatization public sector enterprises etc. इस तरह प्रेजेंट में इंडिया ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इम्पोर्टेंट प्लेस सिक्योर किया है। इंडिया हैज़ ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द आईएमएफ। Thus, India had played a credible role in determining the policies of the fund. This has increased the India's prestige in international circle. अब बात करते हैं आईएमएफ की क्रिटिसिज्म। आईएमएफ की आलोचना क्या है, क्यों होती है? आईएमएफ का स्ट्रक्चर हमेशा विवादित रहा है क्योंकि यूरोप और यूएस के पास असंतुलित यानी कि सबसे अधिक मतदान कोटा का अधिकार है। लोन प्राप्त करने के लिए आईएमएफ कंट्रीज़ की विशिष्ट विशेषताओं की समझे बिना आईएमएफ उन पर नीतियां लागू करता है, जिसके कारण कंट्रीज़ को उन नीतियों को पूरा करने में मुश्किल होती है। नीतियों को एक के बाद एक लागू करने के बजाय एक ही बार में लागू किया जाता है। आईएमएफ यह मांग करता है देश की तेजी से सरकारी सेवा का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन किया जाए। आईएमएफ यह मांग करता है कि देश की तेजी से सरकारी सेवा को निजीकरण किया जाए, जो कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। इसके परिणाम स्वरूप फ्री मार्केट में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ और इनडिसिप्लिन बढ़ सकता है। अब बात करते हैं आईएमएफ रिफॉर्म्स की। आईएमएफ कोटा, अ मेंबर कैन बोरो अप टू 200% ऑफ इट्स कोटा एनुअली एंड 600% cumulatively. However, access may be higher in exceptional circumstances. IMF quota simply means more voting rights and borrowing permissions under IMF. तो सिर्फ आईएमएफ कोटा ही डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन मिलेगा, आप कितना बोरो कर सकते हो, और इस पे आपके वोटिंग राइट्स भी डिपेंडेंट है। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट आईएमएफ कोटा फार्मूला इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट यूएसए इटसेल्फ has 17.7% quota which is higher than community of several countries. सिर्फ यूएसए के पास ही 17.7% कोटा यानी कि सबसे ज़्यादा कोटा है, जो कि बाकी कंट्रीज़ को मिलाकर भी कम पड़ जाता है। तो यह एक ड्रॉबैक है आईएमएफ कोटा पद्धति का। द G7 ग्रुप कंटेंस मोर देन 40% कोटा, whereas countries like India and Russia have only 2.5% कोटा। तो यही एक पार्शियलिटी भी हम कह सकते हैं जो कि आईएमएफ कोटा पद्धति द्वारा प्रस्तावित की गई है। ड्यू टू डिस्कनेक्ट विथ आईएमएफ, ब्रिक्स कंट्रीज एस्टेब्लिशेस अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्रिक बैंक टू रिड्यूस डोमिनेंस ऑफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एंड टू consolidate their position in the world as BRICS countries account for 1/5 of वर्ल्ड जीडीपी एंड 2/5 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर बात करें ब्रिक कंट्रीज़ की, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की डोमिनेंस कम करने के लिए अपनी खुद की ब्रिक्स बैंक बनाई, जो ऑर्गेनाइजेशन है।
लेकिन जैसे कि हमने देखा पीछे, G7 कंट्रीज़ ही 40% कोटा अर्न करती है, और ब्रिक्स कंट्रीज़ की बात करें तो 1/5 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ब्रिक्स कंट्रीज़ की है, 2/5 पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज़ की है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक एनी रिफॉर्म इन द करंट कोटा सिस्टम। क्यों ये इम्पॉसिबल क्यों है करंट कोटा सिस्टम में रिफॉर्म करना? क्योंकि 85% ऑफ टोटल वोट्स रिक्वायर्ड टू मेक एनी रिफॉर्म। 85% वोट्स लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 85% वोट्स के लिए 85% कंट्रीज कवर नहीं होती। बट कंट्रीज विच आर 85% ऑफ वोटिंग पावर एंड ओनली यूएसए हैज़ वोटिंग शेयर अराउंड 17%। अगर हमें 85% वोटिंग पावर्स कवर करने हैं तो हम यूएसए को उसमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यूएसए के अलग अकेले के 17% वोट्स है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर कंट्रीज़। 2010 में कोटा रिफॉर्म्स अप्रूव किए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने, और इम्प्लीमेंट हुए 2016 में विथ डिले बिकॉज ऑफ रिलक्टेंस फ्रॉम यूएस कांग्रेस। सिर्फ यूएस कांग्रेस की वजह से 6 साल डिले हुए। कंबाइंड कोटाज और कैपिटल दैट कंट्रीज कंट्रीब्यूट of IMF increased to combine SDR 477 billion, जो कि होते हैं 659 बिलियन US डॉलर, फ्रॉम अबाउट SDR टू 38.5 बिलियन, जो कि होते हैं 329 बिलियन US डॉलर। It is increased 6% quota share for developing countries and reduced the same share for डेवलप्ड और रिप्रेजेंटेड कंट्रीज़। तो 6% कोटा डेवलपिंग कंट्रीज़ का बढ़ाया और 6% डेवलप्ड कंट्रीज़ का कम किया। मोर रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में बात करते हैं। 2010 रिफॉर्म्स ऑल्सो इंक्लूडेड एन अमेंडमेंट टू द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट एस्टेब्लिश्ड एन ऑल इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बोर्ड विच फैसिलिटेट्स अ मूव टू मोर रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव बोर्ड। The 15 general quota review in process, जो अभी प्रोसेस में है, provides an opportunity to access appropriate size and composition of the fund resource and to continue the process of governance reforms। तो यह लेक्चर था IMF के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई डाउट्स या सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।